जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के बारे में, जिसमें से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस का पोर्शन मॉडल पेपर 4। ठीक है, ये मॉडल पेपर आपका 4 है। इससे पहले 3 मॉडल पेपर हम करवा चुके हैं। आपको पता होगा कि हर एक प्रश्न में हर एक परीक्षा में आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है, यानी कि हर परीक्षा में आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन रिपीट हमेशा होते रहते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप नीचे कमेंट करते रहिएगा। और अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं एवीएस का मॉडल पेपर नंबर 4। तो फ्रेंड्स, ये है आपका मॉडल पेपर 4, जिसमें से आपको पता होगा कि हर एक पार्ट में जो है पेपर फर्स्ट में जो होता है सभी आपके 30-30 क्वेश्चन होते हैं एक-एक पार्ट में। ठीक है? सिर्फ पेपर सेकंड में जो आपका सब्जेक्ट वाला होता है उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, बाकी सभी 30-30 के होते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो। तो यहाँ पर हमने 30 प्रश्न लिए हैं। पहले 15 प्रश्न लिए हमने एनसीईआरटी बेस्ड, यानी कि कक्षा 3, 4, 5 की जो ईवीएस है उससे जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं वो, उसके बाद 15 क्वेश्चन हम पेडागोजी के लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बिहार के लोगों के लिए बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालने के लिए सबसे अच्छी अवधि कौन-सी होती है? ठीक है? सबसे अच्छी अवधि कौन-सी होती है? तो क्या आपका ऑप्शन ए कह रहा है जनवरी से मार्च की, या फिर अप्रैल से जून की, या फिर जुलाई से सितंबर की, या फिर अक्टूबर से दिसंबर की? तो सबसे अच्छी अवधि इसमें से कौन-सी होगी? तो देखिए, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उसमें से रानी मधुमक्खी अंडे देने का काम करती है, और सबसे उपयुक्त समय जो होता है, वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच का होता है। इसलिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय यही होता है, अर्थात आप ऑप्शन डी लगाइए। ऑप्शन डी एकदम सही है। ठीक है? ऑप्शन डी यहाँ इस क्वेश्चन का सही है कि मधुमक्खी पालने का समय जो होता है, वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ी के वृक्ष के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए हमने सब वृक्षों के बारे में जो आपके सीटेट में है, सभी वृक्षों के बारे में बता रखा है और अच्छे से पढ़ा रखा है हमने। तो यहाँ पर खेजड़ी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है यह वृक्ष मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या ये सही है आपका? देखिए आगे आपको ये जो है एक मतलब पहले विकल्प मिले हैं, लास्ट में आपको कौन-कौन से बताना होगा, कौन-कौन से इसमें से विकल्प सही हैं। ठीक है? तो ऑप्शन ए क्या कहा है कि क्या वृक्ष मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है? फिर ऑप्शन बी कह रहा है इसे उगाने के लिए जो है अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी कह रहा है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है यह अपने तने में जल जल एकत्र करता है और लोग इसमें पतले पाइप की सहायता से जल को पीते हैं। तो इसमें से कौन-कौन सा, देखिए अब आपको दिख रहा होगा पूरा ऑप्शन भी और विकल्प भी। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? क्या ऑप्शन ए यानी कि ए, बी, डी, या ऑप्शन बी कह रहा है कि ए, सी, डी, ऑप्शन सी कह रहा है ए, बी, सी, और ऑप्शन डी कह रहा है केवल बी और डी। तो बेटा यहाँ पर सबसे सही जवाब क्या हो जाएगा? खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है, इसे पानी की कम ज़रूरत होती है, यह एक छायादार वृक्ष है। ठीक है? तो ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर आप जाएँगे, यानी कि ऑप्शन सी अर्थात आपका ऑप्शन ये वाला, यानी कि आपका जो ए सही है, ये वाला सही है आपका, और बी सही है, और आपका सी सही है। ठीक है? ति और जहाँ पर यह कह रहा है कि इसमें पतला पाइप डाल कर के जल को पीते हैं, तो यह खेजड़ी का नहीं, ये रेगिस्तानी जो ओक होता है, उसके बारे में ये बिंदु है, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में ये वाला पाया जाता है। ठीक है? तो ये बिंदु जो है रेगिस्तानी ओक से संबंधित है, बाकी सभी जो है वृक्ष ये खेजड़ी से संबंधित है। ठीक है? और खेजड़ी जो आपका रेगिस्तान सॉरी ये आपका जो राजस्थान है, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है? और यहाँ पर जो इसमें फलियाँ लगती हैं, उसकी सब्जियाँ भी बनाई जाती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों में से कौन से पक्षी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमाता है? तो देखिए पक्षियों के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछता है अलग-अलग, तो यहाँ पूछा गर्दन को ज़्यादा पीछे तक कौन घुमा सकता है? तो क्या मैना घुमाती है, उल्लू घुमाता है, कौवा घुमाता है, या फिर आपका कोयल घुमाता है? तो देखिए आप ऑप्शन नीचे कमेंट किया करिए, जैसे 3 का यहाँ पर ए, बी, सी, डी जो भी है, तो वहाँ यहाँ पर ए, बी, सी, डी कुछ भी लिखिए और नीचे कमेंट करिए। ठीक है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या आ जाएगा बेटा? सही जवाब चला जाएगा आपका उल्लू के साथ, यानी कि उल्लू जो है वो 360 डिग्री
360 डिग्री, अर्थात पूरी आगे से गर्दन पीछे यहाँ से यहाँ तक घुमा सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कहता है कि झटके से कौन सा घुमा सकता है, तो अगर झटके से बोलता तब आप क्या करते, तब आप मायने के साथ जाते। झटके से मायने घुमाती है, और सर्वाधिक पीछे कौन घुमा सकता है, उल्लू घुमा सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो कौवा दिया था, तो ये किसी पेड़ की ऊंची डाली पर अंडा रखने के लिए जाना जाता है। और कोयल जो है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडा रखती है, ठीक है। और अगर पक्षियों से बारे में और पूछता है, गिद्ध, बाज, चील के लिए, तो हमसे 4 गुना अधिक तेजी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात के अहमदाबाद जाएं, तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले कौन से खाने की चीजें बेचते मिलेंगे। यानी कि आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर हमेशा भोजन मिला करता है, जिधर भी जाते हैं जैसे रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ का जो लोकल भोजन होता है वो बिका करता है स्टेशन पर। तो कह रहा है ऑप्शन ए कि अहमदाबाद में साग, पूरी साग और अंडा दूध मिलता है, या फिर ढोकली चटनी और नींबू वाले चावल मिलते हैं, या फिर छोले भटूरे और लस्सी मिलता है। ऑप्शन डी कह रहा है इसमें इडली चटनी और बड़ा सांभर मिलता है। तो बात यहाँ पर अहमदाबाद की आई, यानी कि गुजरात की। तो देखिए गुजरात में कौन कौन से भोजन खाए जाते हैं, तो ढोकली चटनी नींबू वाले चावल, ये आपका जो है गुजरात का है। और व्यंजनों के बारे में हमने आपको एक स्पेशल वीडियो दे रखी है, मैराथन तो है ही है, चैनल पर बड़ी मैराथन पड़ी हुई है, जाकर आप एक मैराथन को देख लीजिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उनमें हमने पूरा पूरा कंटेंट और आपका जो पेडागॉजी है पूरा पूरा हमने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। लगभग 1 घंटे 46 मिनट की वीडियो है, तो जाकर मैराथन को देखिएगा, वहां पर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कंटेंट प्लस पेडागॉजी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। ऑप्शन ए कह रहा है मिजोरम की, ऑप्शन बी कह रहा है मणिपुर, ऑप्शन सी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी डी कह रहा है झारखंड। तो कुड़ुक कहाँ की भाषा है बेटा, तो कुड़ुक जो है ये आपकी झारखंड की आदिवासी भाषा है, ठीक है। कहाँ की भाषा है, झारखंड के आदिवासी भाषा है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये उरांव जनजाति के लोगों की भाषा है, जो कुड़ुक है ये उरांव जनजाति की भाषा है, जहाँ कहाँ की, झारखंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक शहर में केवल एक ही प्रकार के खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। तो खजूर के पेड़ कहाँ पर दिखाई देते हैं, क्या कराची में दिखाई देते हैं, या बर्लिन में, या फिर अबू धाबी में, या फिर कहरियर में। तो यहाँ पे सही जवाब क्या जाएगा, जल्दी से नीचे कमेंट करिए। तो जो आपको पूछेगा खजूर का पेड़, तो कहाँ लिखाएंगे आप, अबू धाबी में, ठीक है। अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं, और केवल खजूर के पेड़ उगते हैं, क्योंकि उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। खेजड़ी कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत के जो है राजस्थान में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। खजूर कहाँ पाया जाता है, तो ये अबू धाबी में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनना है। तो हाथियों के झुंड के बारे में देखिए, ये आपके, ये लीजिए, अब आपका क्वेश्चन और सभी जो है विकल्प और सही विकल्प भी आपको सब दिख रहा है यहाँ पर। तो हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा विकल्प है सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि हाथियों के झुंड में केवल हाथनी और 14-15 साल के बच्चे ही रहते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक झुंड में एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है झुंड का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हाथनी करती है। ऑप्शन सी डी कह रहा है कि एक झुंड में नर हाथी और हथनी दोनों साथ रहते हैं। तो अब सही विकल्प यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पहला विकल्प सही होगा केवल ए, यानी कि हाथियों में झुंड के केवल हथनी और 14-15 साल के बच्चे रहते हैं। फिर ऑप्शन सी सही है, झुंड का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। या फिर ऑप्शन 3 कह रहा है कि ए और सी, यानी कि आपका ए और ये सी दोनों सही हो जाएगा। या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि बी और डी दोनों, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो विकल्प सही जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 यानी कि आपका ए और सी, यानी कि जो हाथी का झुंड होता है उसमें कौन कौन होता है, तो हाथियों के झुंड में केवल महिला हाथी, यानी कि केवल हथनी और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। और झुंड का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। और इसमें एक परिवार के सदस्य नहीं रहते, इसमें कई परिवार के सदस्य रहते हैं, ठीक है। और इसमें जो नर हाथी और हथनी एक साथ नहीं रहते हैं। जो नर हाथी होते हैं 14 से 15 वर्ष की आयु के बाद ये झुंड को छोड़ करके अकेला जीवन व्यतीत करना शुरू कर देता है, यानी झुंड से अलग हो जाता है। और अगर हाथियों के बारे में और कुछ पॉइंट के बारे में बताएं, तो इनको कीचड़ खेलना, पानी में खेलना पसंद होता है।
ठीक है। इनके जो हाथी के दांत होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं, और एक हाथी जो है एक दिन में 1 कुंटल भोजन, पत्तियां, झाड़ियां खा सकता है, और एक हाथी के बच्चे का लगभग 2.5 से 3 महीने में लगभग 2 कुंटल का वजन होता है। ठीक है, 2 कुंटल 2.5 कुंटल का वजन होता है एक हाथी के बच्चे का। तो ये, और हाथी के बच्चे को नंदू कहा जाता है। तो ये सभी बिंदु हैं हाथियों से संबंधित, इनको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन बदल बदल कर पूछता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो काफी आसान सा सवाल है। क्या यह 4 बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, फिर 10 बिंदुओं पर? तो देखिए ये जो होता है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ऐसा कुछ बने होते हैं सारे बिंदु, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इन्हीं के आधार पर जैसे जो भी संख्या लिखनी होगी वो लिखी जाती है। जैसे आपने डिजिटल घड़ी देखी होगी, डिजिटल घड़ी जो देखते हैं तो उसमें जब देखते हैं ध्यान से घड़ी बंद होने पर भी, तो आपको 6 बिंदु ही दिखाई देते हैं। तो चाहे इसमें 8 लिखना हो तो 8 ऐसे बना देते हैं, अगर उसमें 6 लिखना हो तो 6 को आप ऐसे बना देते हैं। ठीक है, डिजिटल घड़ी में। और जो ये लोग ब्रेन लिपि, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित लोग, तो उनको इस पर लिखी हुई संख्याएं या अक्षर होते हैं उनको स्पर्श करके, उनको ऐसे करके स्पर्श करके वो जो है पहचान लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो इसमें 6 बिंदुओं पर ये आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व की मात्रा प्रचुर होती है? तो क्या जो आपको एनीमिया की कमी होती है उसमें, एनीमिया रोग होता है उसमें लोहे की कमी हो जाती है, यानी आयरन की कमी हो जाती है। तो उसकी बात, उन आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, हाँ, ऑप्शन सी कह रहा है आंवला पालक आलू में, ऑप्शन डी कह रहा है पालक आलू और टमाटर में। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपको आयरन मिलता है तो मिलता है बेटा आंवला, पालक और गुड़ में प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता है? या फिर ऑप्शन बी कह रहा है जमीन पर उग आए बांस और खरपतवार को उखाड़ कर जला दिया जाता है? ऑप्शन सी कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ पर पूछा था बेटा कि कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी सही नहीं है, जमीन पर उग आए बांस और खरपतवार को उखाड़ कर जला दिया जाता है। तो यह विकल्प गलत है, क्योंकि खरपतवार जो आपका खरपतवार होता है इसको उखाड़ते नहीं है, बिना उखाड़े ही जला दिया जाता है। ठीक है, काट कर जलाया जाता है, उन्हें उखाड़ करके नहीं, काट करके जला दिया जाता है ताकि राख मिट्टी में मिल जाए और खाद का काम करे। इसलिए आपका बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समुच्चय कौन सा है? ठीक है, तो क्या हैजा डेंगू मलेरिया है, या फिर चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया है, या फिर चिकनगुनिया हैजा मियादी बुखार है, या फिर आपका डेंगू मलेरिया मियादी बुखार है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो मच्छर के द्वारा काटने से होता है, कौन इसमें से कौन कौन से रोग हैं? तो देखिए यहाँ पर जो सही जवाब जाएगा बेटा वो क्या जाएगा, ऑप्शन बी चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया जो है ये मच्छर के काटने से होता है। हैजा क्या होता है? हैजा दूषित पानी जो पीते हैं, गंदा पानी या भोजन से होता है आपका हैजा। ठीक है, दूषित पानी से होता है। तो जहाँ जहाँ हैजा है कटेगा, यानी ऑप्शन ए कटेगा, ऑप्शन बी कटेगा, और आपका कौन सा, ये 2 ऑप्शन कट गए। यहाँ पर मियादी बुखार भी अलग होता है, लेकिन आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चिकनगुनिया डेंगू और मलेरिया ये मच्छर के काटने से होता है, मादा मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होता है और इसे बुनने के लिए लगभग कितना समय लगता है? तो ऑप्शन और विकल्प सभी आपके सामने। क्या 10 स्वेटरों के बराबर होता है और 200 घंटे का समय लगेगा 6 स्वेटर, या फिर ऑप्शन सी या डी? देखिए जो पश्मीना शॉल होता है
वो पश्मीना शॉल 1 शॉल 6 शॉल के बराबर गर्मी देता है और इसको बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये जो पश्मीना बकरी होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर आपका जम्मू कश्मीर या लद्दाख के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। इससे रिलेटेड वीडियो में हमने हर कुछ बता रखा है, ज़्यादा बताने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में थोड़ा सा चलने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिससे सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया है मच्छर के काटने से फैलता है, और इसकी खोज के लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। तो कौन थे, यानी कि जो मच्छर के बारे में पता किया था कि किससे काटने से आदमी को बीमारी होती है। ठीक है। तो वो कौन था? तो क्या ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस थे, ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल थे, या फिर ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, या फिर ऑप्शन डी जॉर्ज मिस्ट्री? तो इसमें सही जवाब बेटा क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रोनाल्ड रॉस ने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोज की कि मलेरिया मादा एनोफीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भारत में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या 1971, 73, 85 या फिर 92? तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा बेटा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1973 में टाइगर रिजर्व। ठीक है। यह प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 1973 में। अगर हाथी के बारे में पूछे तो 1992 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया गया। इस मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर की दूरी दर्शाता है। यदि इस मानचित्र पर दो दरवाजों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? जब अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही छोड़ना है। इनको थोड़ा सा ध्यान देने की बस ज़रूरत होती है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कंसंट्रेट होकर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से निकल आएगा। ठीक है। तो यहाँ चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसने क्या कहा है, मानचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका? दे रखा है क्या? 1 मिनट देखिएगा। 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 मिनट रुकिएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर। कितना? 110। 110 सेंटीमीटर होगा। और मानचित्र पर दूरी क्या है? मानचित्र की दूरी है 15 सेंटीमीटर। मानचित्र की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो वास्तविक दूरी क्या हो जाएगी? तो वास्तविक दूरी हो जाएगी 15 गुणे 110, यानी कि 15 सेंटीमीटर ये और ये, इसको आपस में क्या करना है? गुणा कर देना है। ठीक है। इसको गुणा करोगे आप तो कितना आएगा? 1650 मीटर निकल कर आएगा। तो देख रहे हो आप, इतनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सीधा निकल कर आ रहा है, ऑप्शन ए। तो देखिए बस थोड़ा सा मेहनत करनी थी, थोड़ा सा ध्यान देना था और आपका 1 नंबर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1650 मीटर। तो आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि 110 से सीधा जो है 15 से आपको गुणा कर देना है। आंसर आपके सामने है। तो दोनों दरवाजों के बीच की जो दूरी होगी वो 1650 मीटर की होगी। ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है बेटा जो है पार्ट 2, यानी कि शिक्षण शास्त्र, या फिर आप कह सकते हो जो है ईवीएस की पेडागोजी। तो पेडागोजी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे किसी भी पार्ट का पेडागोजी सॉल्व कर रहे हो, चाहे हिंदी हो, चाहे CSST हो, या आपका किसी भी लैंग्वेज का हो, या CDP का हो, या EVS का ही हो, तो इसको जो पेडागोजी है उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि शब्दावलियों को पहचानना। पॉजिटिव और निगेटिव जो टैग वर्ड्स होते हैं उनको आप हमेशा ध्यान में रखिए। जब कभी भी कोई किसी क्वेश्चन का आंसर आपको ना पता हो या क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप सीधा एनिमेशन मेथड का इस्तेमाल करिए और उससे जो है आंसर को निकालिए। एनिमेशन मेथड का मतलब होता है कि शब्दावलियों के आधार पर, जिसमें बच्चे को कष्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, हस्तपरक अनुभव के द्वारा सीखे, तो उन विकल्पों को रोकते हुए जो निगेटिव वाले हों उनको कट करते जाइए, तो ऑटोमेटिक आपका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि EVS में समूह कार्य को बढ़ावा देने के लिए मुख्य कारण क्या है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षक को काम के बोझ को कम करना। तो क्या समूह कार्य से शिक्षक के काम का बोझ कम होता है? या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन सी कह रहा है सहपाठी अधिगम और
ये सामाजिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना या फिर बच्चों के बीच में स्पर्धा बढ़ाना। तो देखिए, स्पर्धा बढ़ाना कभी नहीं सही हो जाएगा, कभी नहीं सही होगा। बच्चों को अंकों की होड़ के लिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, ये सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। गृहकार अभ्यास, ये सभी निगेटिव होते हैं, तो हमेशा कटेंगे। अनुशासन एक निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी कटेगा। बोझ कम करना शिक्षा को, तो आपको समूह कार्य दिया जाता है बच्चों को, वो से शिक्षा का बोझ कम नहीं होता है। ठीक है, उससे होता क्या है फिर, तो सहपाठी अधिगम और सामाजिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना समूह कार्य देने का अर्थ होता है, कारण होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप बच्चों के अवलोकन कौशल का आकलन कैसे करेंगे? तो क्या उनको लिखित परीक्षा दे करके? तो हमने अभी बताया आपको, जो लिखित परीक्षा या किसी भी प्रकार की परीक्षा हमेशा आपकी गलत टैगवर्ड है, ये कटेगा। उनको मौखिक प्रश्न पूछकर, तो मौखिक प्रश्न पूछकर उनका जो है अवलोकन नहीं कर पाएंगे आप। उनके माता पिता से पूछकर, तो माता पिता से क्यों पूछेंगे? तो उनको क्या करिए, एक पौधा देकर उनके दैनिक परिवर्तन को नोट करने के लिए कहकर, यानी कि पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि अवलोकन कौशल का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका एक व्यवहारिक गतिविधि है। पौधे के विकास के दिन प्रतिदिन देखना और रिकॉर्ड रखना बच्चे की अवलोकन क्षमता का वास्तविक और प्रत्यक्ष प्रमाण देगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यानी बच्चा जब खुद करेगा, जो भी काम खुद से करेगा, तो उसमें उस बच्चे को अनुभव ज़्यादा मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पैडागोजी में जिस ऑप्शन में बच्चा खुद शामिल हो गतिविधि में, ठीक है, या उसका अनुभव शामिल हो, किसी तरह से बच्चा इंक्लूड होना चाहिए, वो विकल्प हमेशा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को थीम में क्यों बांटा गया है? तो कितनी थीम है, सबसे पहले आपको ये बताएं, आप ये बताइए कितनी थीम है। तो टोटल थीम कितनी है आपकी, 6 थीम है और 4 जो है उप थीम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों बांटा गया है सभी थीमों को, कि ताकि अध्ययनों की संख्या कम हो। तो क्या ऐसा होगा? तो ये नहीं होगा, ताकि शिक्षक आसानी से पढ़ा सकें। तो ये कारण भी नहीं है थीम को बांटने का। ऑप्शन सी कह रहा है, ताकि बच्चे अपने पर्यावरण को टुकड़ों में नहीं बल्कि जो समग्र समय के रूप में समझ सकें। तो क्या ऑप्शन सी सही होगा, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है ताकि बच्चों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में के अलग अलग विषय जो है, अलग अलग विषय को पढ़ने पड़ें? तो आपका ऑप्शन डी भी यहाँ पर कटेगा, ऑप्शन डी भी कटेगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाइए, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, ताकि बच्चे अपने पर्यावरण को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप से समझ सके। तो जहाँ पर समझ मिल जाए, हमेशा एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, वो आपके आंसर को करेक्ट बताएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कर एलसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस कक्षा में ज्ञान का निर्माण कैसे होना चाहिए? तो ज्ञान का निर्माण कैसा होना चाहिए, तो हमेशा आप ध्यान देंगे कि बच्चा खुद जब करके सीखेगा तभी उसका ज्ञान का निर्माण हो पाएगा। तो कैसा होना चाहिए, केवल शिक्षक द्वारा दिए गए व्याख्यानों पर, तो व्याख्यान आपका निगेटिव टैग वर्ड है और केवल भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है, ये सीधा कटेगा। पाठ्य पुस्तक को रट कर, तो रटना भी एक निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी कटेगा। केवल इंटरनेट की जानकारी एकमात्र साधन है, ऑप्शन डी करें, तो केवल भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है, ये कटेगा। तो सही क्या हो जाएगा, बच्चों के स्वयं के अनुभव और सक्रिय भागीदारी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में आपको दिखे कि बच्चा शामिल है, उसमें सक्रिय है या करके सीख रहा है या हस्तपरक अनुभव जहाँ पर उसके हों, हस्तपरक हो या अनुभव हो, ठीक है, तो वो टैग वर्ड हमेशा आपके सही हो जाएंगे। जहाँ पर आपको समावेशी मिल जाए आपका, ठीक है, समावेशी मिल जाए, या जो है बच्चा उसमें शामिल हो जिस विकल्प में, तो वो हमेशा सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि एक शिक्षक, ईवीएस शिक्षक अधिगम में सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण लाभ होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है, यह स्कूल का खर्च बचाता है। तो क्या स्कूल का खर्च बचाना होता है? तो नहीं, ये खर्च बचाना नहीं होता है। इससे लोग, ऑप्शन सी करें, समुदाय के लोग खुश होंगे। तो कोई भी एजुकेशन में कोई भी काम खुश करने के लिए नहीं किया जाएगा, आनंद के लिए नहीं कभी किया जाता। शिक्षा में कम पढ़ाना पड़ता है इसलिए, तो कम पढ़ाना नहीं होता है शिक्षक को। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। यह बच्चों को कक्षा के ज्ञान को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने की मदद करता है। यानी कि जिस ऑप्शन में आपको कक्षा की गतिविधि के बाहर के
प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि वास्तविक जीवन से, मतलब कक्षा के ज्ञान को वास्तविक जीवन से जब भी जोड़ता हुआ विकल्प आपको दिखे तो वो विकल्प हमेशा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र कौशल बच्चों में किस क्षमता का विकास करता है? तो कह रहा है कि ऑप्शन ए सुंदर चित्र बनाने की क्षमता, ऑप्शन बी कह रहा है गणना करने की क्षमता, ऑप्शन सी कह रहा है छात्रों की सापेक्ष स्थिति और दिशाओं की समझ, या ऑप्शन डी कह रहा है केवल पैमानों का उपयोग करने की क्षमता। तो केवल आपका नेगेटिव टैग वर्ड कटेगा, ऑप्शन एक बी कटेगा सुंदर चित्र बनाने की क्षमता, या फिर ऑप्शन बी भी कटेगा गणना करने की क्षमता। सही जवाब क्या जाएगा? स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशाओं की समझ विकसित करना मानचित्र पढ़ाने का मतलब होता है या उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग दिखाता है जहां एक खाली गिलास पानी में तैरता है लेकिन लोहे की कील डूब जाती है। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? क्या बच्चों को जादू दिखाना है? तो क्या कोई यह जादू है? तो यह जादू नहीं है। बच्चों को घनत्व की जटिल परिभाषा याद कराना, तो आपको रटाना या याद करना सूत्र परिभाषा कुछ भी आपको प्राइमरी लेवल पर बिल्कुल भी याद नहीं कराएंगे। ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों को बताना कि लोहे की चीज़ें पानी में नहीं फेंकनी चाहिए, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चों की जिज्ञासा जगाना और उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करना कि ऐसा क्यों होता है, यानी कि जब एक ग्लास को पानी में डाला जाता है रखा जाता है तो वो तैरता रहता है, लेकिन एक लोहे की कील को जैसे भी आप पानी में डालते हैं तुरंत वो नीचे ज़मीन उसमें जाके सतह पर बैठ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर आप लगाएंगे कि बच्चों की जिज्ञासा को जगाना और सोचने के लिए प्रेरित करना कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 22 का यहाँ पर सी कंप्लीट, आपका सी सही आंसर जाएगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ईवीएस में पोर्टफोलियो क्या है और आकलन में कैसे उपयोगी होता है? तो देखिए, पोर्टफोलियो में जब भी आपसे पूछे तो वह एक निश्चित समय का एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें बच्चे के सभी पहलू शामिल होते हैं, यानी कि शैक्षिक शैक्षिक सभी चीज़ें, यानी कि बच्चा कौन सी चीज़ों को आसानी से सीख रहा है, किसको सीखने में कठिनाई हो रही है, बच्चा किस तरह से सीखने में इंटरेस्ट ले रहा है, और बच्चे के अन्य चीज़ें जैसे खेल के बारे में हो गया, हर चीज़ XYZ चीज़ें उसकी एक निश्चित समय के लिए इंक्लूड होती हैं आकलन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है यह बच्चों की उपस्थिति का रिकॉर्ड होता है, तो यह उपस्थिति का रिकॉर्ड नहीं होता है, यह निश्चित अवधि में बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों और प्रगति का संग्रह है जो इसके द्वारा विकास को दर्शाता है। तो बिल्कुल आप ऑप्शन बी के साथ जाइए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ये। ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि केवल परीक्षा का संग्रह, तो नहीं। गतिविधि की सूची होती है, तो नहीं। सॉरी, गलतियों की सूचियाँ होती हैं, तो नहीं। ये आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ईवीएस की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? तो देखिए, अगर दृष्टिबाधित बच्चे हैं, एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो ईवीएस की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होनी चाहिए? तो क्या उनको सुनने के लिए कहेंगे? तो नहीं, सुनने के लिए आप नहीं कहेंगे। श्यामपट्ट पर अधिक लिखना, तो अगर दृष्टिबाधित हो तो लिखने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाना, तो आप अलग नहीं बैठा सकते हैं बच्चों को, ना बाहर कर सकते हैं क्लास से, ना ही अलग बैठा सकते हैं, ना ही उनको अनदेखा कर सकते हैं समवयस्क बच्चों को। तो करेंगे क्या फिर? तो श्रव्य सामग्री और स्पर्शीय वस्तुओं का उपयोग करना और मौखिक रूप से स्पष्ट निर्देश देना। वैसे निर्देश देना एक गलत टैग वर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो है दृष्टिबाधित के लिए बोला गया है ना, क्योंकि बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप? ऑडियो मटेरियल्स का यूज करेंगे। ठीक है, स्पर्श यानी कि ब्रेन लिप वाली चीज, ब्रेन लिप TLM का उपयोग करेंगे, और मौखिक रूप से उनसे जो है बात करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे, पूछेंगे। ठीक है, तो मौखिक रूप से उनको निर्देश देना, निर्देश देने का मतलब यहाँ पर जो लेसन पढ़ा रहे हो मौखिक रूप से पढ़ाइए। आप ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में क्या आपने सोचा और करके देखा जैसे खंडों को शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, आप देख करके सीखें, लास्ट में लिखा होता है ना करके सीखें, इसके बारे में सोचें, तो जो वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं लास्ट लेसन के लास्ट में, तो वो क्यों होती है, उनका उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन कह रहा है पाठ को लंबा करना, तो नहीं, पाठ को लंबा करना उद्देश्य नहीं होता है। बच्चों को व्यस्त रखना, तो नहीं, ये भी व्यस्त रखने का उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन डी कह रहा है केवल परीक्षा के लिए प्रश्न प्रदान करना, तो ये भी नहीं होता है। तो फिर होता क्या है? तो बच्चों में चिंतनशील सोच यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और प्रायोगिक कौशल का विकास करना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि
आपने सोचा, आप क्या आपने सोचा या करके देखो, जैसे जो खंड होते हैं उसमें बच्चे की जो थिंकिंग होती है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के आकलन में निम्नलिखित में से किस पर कम जोर दिया जाना चाहिए। तो यानी कि जो वास्तविक जीवन पर नहीं होता हो वही आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि किस पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। तो क्या अवलोकन और रिकॉर्ड कौशल पर, या फिर वर्गीकरण और तुलना करने पर, या फिर परिभाषा और तकनीक शब्दों को याद कराने पर, या फिर प्रश्न पूछने और अभिव्यक्ति के कौशल पर। तो यहाँ पर क्या कहा बेटा, यहाँ पर कहा है किस पर कम जोर दिया जाना चाहिए, यानी कि जो सबसे खराब आंसर सही मतलब होता हो रियल में, वही आपको यहाँ पर चुनना हो जाएगा, वही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, वर्गीकरण और तुलना करना भी आपका, जो अवलोकन तो एक सही मान सकते हैं, अवलोकन सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कम जोर देना। तो वर्गीकरण भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है, मानते हैं। तुलना करने पर ये भी हो सकता है, लेकिन उससे कहीं अधिक जो चीज़ पर जोर देना होगा वो परिभाषा और तकनीक शब्दों को रटाने पर हो जाएगा। तो यहाँ का जो सही विकल्प जाएगा बेटा वो ऑप्शन सी जाएगा। बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो निगेटिव होता है वो निगेटिव वर्गीकरण भी होता है आपका। ठीक है, ये भी परिभाषा भी होती है याद कराना, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कम जिस बात पर जोर देंगे वो याद कराने पर, ठीक है, रटाने पर जोर नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी बच्चों को। ठीक है, परिभाषाओं को, तकनीकों को, सूत्रों को याद कराना एक निगेटिव टैग वर्ड से, इस पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ का आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि यह बात हमारी आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में कहानी सुनना एक प्रभावी तरीका है, यानी कहानी जो सुनाते हैं टीचर, तो उसका प्रभावी तरीका सबसे क्या है। तो क्या मनोरंजन का कार्य करता है ये? तो देखिए, मनोरंजन का कार्य बिल्कुल नहीं होता। पढ़ाने का मतलब होता है, पढ़ाने का मतलब मनोरंजन कराना या आनंद के लिए कभी नहीं होता है। बच्चों को शांत रखना तो शांत रखना नहीं होता है। क्लास में बच्चों को बोलना ही ज़रूरी होता है, बच्चों का बोलना बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन डी कर रहा है यह शिक्षक को आराम करने का समय देता है, तो नहीं। जब कहानी में टीचर आराम कैसे करेगा, तो ऑप्शन जो सी जाएगा वो जाएगा, यह अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त और संदर्भयुक्त बनाता है जिससे बच्चे आसानी से जुड़ सकें और समझ सकें, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक भोजन थीम पढ़ाते समय बच्चों को अपने 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 घर में अलग अलग प्रकार का भोजन लाने और कार्य में कक्षा में साझा करने के लिए कहता है। इसका उद्देश्य क्या है। तो क्या बच्चों को टिफ़िन चेक करना होता है, तो क्या ये उद्देश्य होना चाहिए, तो नहीं। कक्षा में पिकनिक मनाना, तो नहीं। देखने का सबसे अच्छा, तो नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि कक्षा में सांस्कृतिक विविधता और विभिन्न प्रकार के भोजन के प्रति समझ और सम्मान विकसित करना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है कि ईवीएस में एकीकृत उपागम का क्या अर्थ है। तो क्या सभी विषयों को एक ही किताब में मिला देना। तो क्या ये होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी विषयों को आप एक बुक में मिला दें। ठीक है, आगे कह रहा है बी कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण के विषयों को अलग अलग न पढ़ाकर समग्र रूप से पढ़ाना है ईवीएस में। या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि एक ही विषय में पढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी। ये दोनों आपके सी और डी गलत हो जाएंगे। तो एकीकृत उपागम का मतलब क्या होता है कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान पर्यावरण को विषयों को अलग अलग न पढ़ाकर समग्र रूप से ईवीएस में पढ़ाना। आप 29 नंबर का सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, 29 का बी है, ये ऑप्शन गलत बोला हमने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो हमने बहुत बार आपको मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और थ्योरी में पढ़ा रखा है। अब आप इसका सटीक आंसर बताएंगे। आप इसका विकल्प भी हम नहीं देंगे, आपको सीधा ये बताना होगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप अपनी व्यक्तिगत राय नीचे बताइएगा कि वीडियो पसंद आई, नहीं आई, जो भी कमियां रही हों वो भी आप बता सकते हैं अगर कोई कमी आपको लगती है तो। और नेक्स्ट मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।